से आए हम, बम 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 बड़े दूर से आए हम, एक नाटक लाए 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 हम, नाटक अच्छी बात कहेगा, जीवन के लिए रात कहेगा, नाटक अच्छी बात कहेगा, जीवन के लिए रात कहेगा, नाटक अच्छी बात कहेगा, जीवन के लिए रात कहेगा, नाटक अच्छी बात कहेगा, जीवन के लिए रात कहेगा, आज कहेगा अभी कहेगा, सबको ये समझा के रहेगा, आज कहेगा अभी कहेगा, सबको ये समझा के रहेगा, बम 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 बड़े दूर से आए हम, बम 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 बड़े दूर से आए हम, बम 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 बड़े दूर से आए हम, बम 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 बड़े दूर से आए हम, नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, 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 नाटक देखो। तो मित्रों, आप सबको पता है आज हम बड़ी दूर से चलकर यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? नहीं पता? आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के नाटक को लेकर आए हैं। किस लिए आए हैं? आप सबको पता है कि उस विचार का नाम क्या है? पता है? नहीं पता? ये देखो, ये सब के सब मेरे साथ में आए हैं, ये सब पढ़े लिखे, इनको भी नहीं पता। हंसो इनके ऊपर, हंसो। देखो, मैं बताता हूँ, हमारे देश का एक बहुत बड़ा विचार, सारी दुनिया को जोड़ने का विचार, वन अर्थ वन फैमिली का विचार, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। और उसी विचार को लेकर आज हम यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक सुंदर सा नाटक लेकर आए हैं। आपको पता है, भारत को आज से पहले बहुत पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कौन बताएगा? सोने की चिड़िया। सब बोलो, क्या कहा जाता था? चलो आओ, हमारे देश के लिए और उस सोने की चिड़िया के लिए मिलकर एक गीत गाते हैं। आप सब भी गाओगे ना? पक्का गाओगे? चलो तो हम सब मिलकर गाते हैं। वापस सोने की चिड़िया,
कैसे? नहीं मालूम? देखो, नाटक के अंदर एक प्रकार का जादू होता है। पता है क्यों? इसमें इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है कि कोई भी व्यक्ति इसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। जैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी तरफ खिंचे हुए चले आए, और हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए? नाटक। तो तुमको पता है कल्पना की इस कल्पना के इस विचार का, इस जादू का निर्माण, इसका उद्गम स्थल क्या है? हमारा भारत। क्या है? हमारा भारत देश। तुमको एक बात बताऊं, प्राचीन समय में जब लोग अपने अपने देशों की गुफाओं में दुबक के, छुपक के, डर के, सहम के रहते थे, तब हमारे देश में नाटक खेला जाता था। क्या खेला जाता था? नाटक खेला जाता था। और पता है नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये लो, ये पढ़े लिखों को मैं साथ में लाया हूँ, उनको यही नहीं मालूम कि क्या कहते हैं। देखो, ये छोटे छोटे से बच्चे बता देंगे कि नाटक के आधार को क्या कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? नाटक के आधार को कहते हैं नाट्य शास्त्र। क्या कहते हैं बेटा? नाट्य शास्त्र। नाटशास्त्र? हाँ। अरे भाई, ये कौन सा शास्त्र? अभी तक तो सुना था क्या? तो बताओ, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद। ये लो, अभी तक तो 4 वेद सुने थे, अब ये पंचम वेद, ये कौन सा वेद है भाई? इसके बारे में तो बताओ। देख रहे भैया, सुनो रे भैया, तुम भी ये ऐसे वाले जो है ना, ये इनके बदौलत ही हमारी सभ्यता और संस्कृति पिछड़ रही है। बस ये ऐसों की वजह से। देख भैया, भाषण मत दो यार, पंचम वेद के बारे में बताओ। तो बता रहे हो ना यार? सुनाओ ना। तो सुनो तो पहले। सुनाओ। सुनो भैया, देखो, चतुर्थ वेद के आते आते हमारे ऋषि मुनियों ने सर्जरी के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब पता लगा लिया था। और पता है, ये भी पता लगा लिया था कि पृथ्वी गोल है, भूगोल होता है, 9 ग्रह होते हैं, वो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक विशालकाय तारे के रूप में सूरज होता है, आसमान में लाखों करोड़ों अरबों तारे होते हैं। ये सब जानकारी किसने लगा ली थी? हमारे देश के आचार्यों ने। अच्छा भैया, इसीलिए कला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, मैं बात बता रहा था काय की, और ये आ गई कला लेकर। ठीक है, चलो बताओ। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य और साथ में कला सबको सम्मिलित किया गया, हाँ। जिससे लोगों को ज्ञान भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, हर्ष भी मिलता है। तो फिर ताली बजाओ, हर्ष मिलता है। नाटक का योगदान हमेशा रहा है और रहेगा। सदैव रहेगा, सदैव रहेगा। अरे भैया, हाँ? पंचम वेद लिखा किसने? ये लोग एक और आई। भैया, ये बोलते क्या मेरे से कि ये हम सब कॉलेज में पढ़ के आए, लगता तुमको? अरे भैया बता दो। हाँ भैया बता रहा हूँ। तो बेटा, तुमको पता है कि पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? किसने लिखा है? नहीं लिखा? कि लिखा है? लिखा तो है भाई, लेकिन किसने लिखा है? मैं बताता हूँ, सुनो, मैं बताता हूँ। पंचम वेद लिखा है हमारे देश के एक बहुत महान ऋषि मुनि भरत मुनि ने लिखा है। समझ में आया? किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और उस नाटक के, नाट्य शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे माध्यम डाले गए, कला के माध्यम से हम हमारी किसी भी बात को कहने के लिए बहुत सरलतम तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं, और कला के माध्यम से हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, और मनोरंजन करते करते हम सारी बातों को फैला सकते हैं। तो समझ में आया? और भैया, हाँ? नाट्य शास्त्र लिखा किसने है? कैसा आदमी है आप? अभी तो बताया। अरे यार, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम है भैया। सुनाई नहीं दिया। होली 13 तारीख को है भैया, रुक जा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। और आप सबको एक बात याद रहेगा, आप सबको एक बात और बताऊं, नाटक एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से हम समाज में फैल रही किसी भी बुराई को,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जागरूकता करने के लिए संदेश पहुंचा सकते हैं। और तुमको पता है नाटक आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने का भी माध्यम है। हाँ, ये भी कितनी ये तो है। मैं तुमको एक बात बताऊं, इसका नाम है कल्लू। क्या नाम है ये याद रखना। अब सुनो क्या हुआ, प्राचीन समय में हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुए और विदेशों से लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आए। इतनी विशाल का संस्कृति और सभ्यता के मालिक हैं हम, लेकिन बीच में गलती हो गई। क्या गलती हुई भैया? 400 साल पहले कब? 400 साल पहले गलती हो गई। वो गलती ऐसी कि एक दूसरे पर अविश्वास, अंधविश्वास, ऊंचे को ऊंचा, दूसरे को नीचा, ये सब समझने लगे, छुआछूत करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, आपस में झगड़ने लगे। बस वहीं पर हमसे गलती हो गई और हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुला दिया। इसीलिए वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। लेकिन आज वापस हम उस दौर में लौट कर जा रहे हैं जब अपनी सभ्यता और संस्कृति को हम वापस जिंदा करेंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने से छोटों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को क्या बताएंगे? हमारे देश की महान विशाल सभ्यता और संस्कृति के बारे में। पता है इस देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी महान हुई है, इतनी महान हुई है, जिसने सारे विश्व गुरु बनने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर हम अपने देश की नौजवान पीढ़ी को इसके विषय में बताते रहेंगे, उसे समझाते रहेंगे और हमारे देश की नौजवान पीढ़ी हमारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन करेगी, पढ़ेगी, उन्हें समझेगी, तब कहीं जाकर के हमारे व्यवहारिक जीवन में एक उच्चतम विचार लेकर आएंगे और हमारी कार्यशैली में परिवर्तन लेकर आएंगे। और फिर हम अपने व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे काम करने के तरीके से सारे विश्व में विश्व गुरु बनकर सामने निकल कर आएंगे। आपको पता है अभी पूरे देशों में बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भी नहीं पता। अरे मुझे भी मैं नहीं बताता हूँ पता। क्या हो रहा है बता? अरे पूरे देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं भैया। अरे तू भी तो तेरे पड़ोसी से लड़ता है। अरे नहीं लड़ता ये हूँ। लड़ता है ये मेरे से लड़ता है। ये देखिए इससे लड़ता है नीचे। उठो बेटा, ये कितना मासूम, ये इतना मासूम कल्लू मेरा जिससे लड़ता है। और बात क्या कर रहा है, पूरे देश विश्व आपस में लड़ रहा है। देखो ये बात सत्य है। एक समय जहां संपूर्ण विश्व में कुछ लोग, देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा G20 आयोजित किया गया और उसमें वन अर्थ वन फैमिली का वाक्य कहा गया, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य कहा गया, जो कि हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है। पता है तुमको वन अर्थ वन फैमिली का मतलब क्या होता है? सारी फैमिली, सारी दुनिया एक परिवार है। आपको पता है नाटक के माध्यम से वह भी क्या किया जा सकता है? ये बात भी, किसी बात भी नहीं मालूम है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ना मेरे को परेशान करने की पूरी तैयारी कर भैया रहे भैया हैं। मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। भैया देखिए, नाटक के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में हाँ वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, हाँ और महिलाएं जो कि महिलाओं की भलाई के लिए कार्य कर रही हैं, वो सशक्तिकरण के लिए जागरूक करे, हाँ उनको शिक्षित करने के लिए जागरूक शिक्षित करने के करे, लिए जागरूक करें। और साथ में जो महिलाओं के लिए अपराध चल रहे हैं उनके प्रति भी जागरूक उनके करें। प्रति भी जागरूक करें। तो भैया नाटक के माध्यम से हम ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या और कोई भी बुराई समाज में दिखती है? तो भैया महिला क्षेत्र से तो परिवार क्षेत्र, ठीक है। और ऐसे कौन से बोलते हैं जिससे नाटक के द्वारा हम लोगों को जागरूक और शिक्षित कर सकते हैं? भैया बाल शोषण का भूल ही गए। मैं बताऊँ एक, अरे दहेज वाला। दहेज का? हाँ भैया, दहेज पे था। मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले बहुत
को जागरूक करने के लिए नाटक करना चाहिए। नाटक सही माध्यम है भाई साहब। मैं एक बात बताऊं तुमको, तेरे बाबूजी ने तेरे को दहेज में क्यों नहीं दिया? बाबूजी से पूछो। ये बहुत मिलने करता है यार, तेरे को बहुत उछलता है। जब देखो जब खड़ा हो जाता है उछलने के लिए। सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से। देखो महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है। महिला सशक्त तो घर सशक्त, घर सशक्त तो राज्य, शहर सशक्त, राज्य सशक्त, राज्य सशक्त तो देश सशक्त, और देश सशक्त तो विश्व सशक्त। यही तो कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। आपको पता है नाटकों के माध्यम से हम लोगों में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा की लत, मद्यपान इत्यादि समस्याओं की भी जानकारी दे सकते हैं। तुम लोगों को पता है बहुत अच्छी बात, कोरोना काल याद है तुम लोगों को? हाँ भैया याद क्या है। हुआ था कोरोना काल में? मैं बताता हूँ भैया, बता। कोरोना काल के बारे में मैं बताता हूँ। जब पूरी दुनिया इस महामारी से घबरा रही थी, संकट में थी पूरी दुनिया, जब हमारे भारत देश में बनी दवाई पूरे देश में फ्री में दी गई थी। बजाओ ताली। तो इससे तो हम विश्व गुरु कहलाए ना। विश्व गुरु कहलाए, और बस ये जो काम हमारे देश ने किया ना, इसे ही कहते हैं वसुदेव और भैया वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण तो और कोई हो नहीं सकता। और अगर हम इन्हीं विचारों के साथ चले तो एक दिन हम सोने की चिड़िया जरूर बन जाएंगे। तो चलो सोने की चिड़िया का एक और गीत हमारे साथ गाओ। नहीं बचेगा अब कोई अत्याचारी, नहीं बचेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अब कोई अत्याचारी। तुझको मैं जाने दूंगा, लौट अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, आक्रांताओं को अब न बसने दूंगा। देश क्या है? और 2047 तक हम अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष मनाने वाले हैं, और इस 100वें वर्ष में हमारा राष्ट्र एकदम से बहुत ऊंची छलांग लगाकर विकसित राष्ट्र के रूप में सारे विश्व का गुरु बनकर सामने निकलेगा। तो आप सब उसके भागीदार बनेंगे? पक्का बनेंगे? जोर से बोलिए कि हाँ बनेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये संकल्प लीजिए और मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता
अगर एक शपथ लेनी होगी तो क्या आप सब मेरे साथ शपथ लेंगे? तो चुपचाप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सीधा हाथ बाहर निकालेंगे और जैसा मैं कहूंगा उसे दोहराएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। बच्चे नहीं, बच्चे टीचर्स अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। इधर वाले बच्चे खड़े हो जाएं, इधर वाले इधर बच्चे खड़े हो जाएं। अपना सीधा हाथ बाहर निकाल लें और जैसा मैं कहूंगा वैसा दोहराते जाएं। हम भारत के वासी ईश्वर की शपथ लेते हैं कि अपने राष्ट्रीय धरोहरों का सदैव सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का सदैव सम्मान करेंगे, उसे बचाने के लिए, उसे संजो कर रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। गुलामी की आखिरी अंश तक कोई भी अगर हमारे देश में ऐसी वस्तु स्थिति होगी उसे खत्म करेंगे। स्वतंत्र रूप से अखंड भारत का राष्ट्र निर्माण करने के लिए भागीदार बनेंगे। अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता को सदैव शून्य रखेंगे। अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देंगे। वसुधैव कुटुंबकम के सुविचार को सदैव जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक अपने राष्ट्र के प्रति न्योछावर करने के लिए 24 घंटा 8 प्रहर